लेकिन उत्पल वल्लभ, 2020 का जो आंकड़ा है वो भी दिखा रहा है कि एनडीए को एज है, और इस बार तो एआईएमआईएम के साथ साथ जनसुराज भी आपकी मुश्किलें बढ़ा रहा है क्या? देखिए, ये मानना कि एनडीए के और महागठबंधन में किसका कौन नुकसान कर रहे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बिहार के लोग जो मतदाता हैं वो क्या चाहते हैं। क्योंकि चुनाव में बहुत सारे गठबंधन हैं और इंडिविजुअल भी है लोग, लेकिन वोट तो मतदाता के पास है, चुनने का अधिकार मतदाता के पास है। तो ये महत्वपूर्ण है कि मतदाता क्या सोचते हैं। तो ये और उसके अलावा जो इस बार न है, बिहार के बॉर्डर के इलाके में चाहे पूरब हो, उत्तर हो या फिर दक्षिण हो, इस इलाके में ज्यादातर सीट है और यहाँ विविधताएं भी है, भाषीय विविधताएं हैं, आप फसल चक्र का देखेंगे वो विविधताएं हैं, और बहुत सारी समस्याएं हैं उसमें भी विविधताएं हैं। मैं पूरब से ही बात कर लूं तो सबसे ज्यादा पलायन वहां से है, वहां रोजगार की कमी है, आप देखेंगे शिक्षा की कमी है, और स्वास्थ्य के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। अब कुछ ऐसी भी मजबूरी है कि दूसरे राज्यों के बड़े शहर पटना से नजदीक है और वहां पर राज्य की कोई सुविधा अभी तक पहुंची नहीं है। मैं विशेष तौर पर मैं सीमांचल की बात कर रहा हूं। प्रवासियों का वोट बैंक देखा आपने इस बार कितना बढ़ चढ़कर वोट किया है? आप पलायन का मुद्दा जरूर उठा रहे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा यहाँ आकर यहाँ रुककर वोटिंग की पहले चरण में। एनालिसिस भी राजनीति कर रहे थे, तो मैं बता दूं कि उम्मीदवार की मजबूती पे सारे उम्मीदवार जिनकी बात कर रहे हैं वो सब राष्ट्रीय जनता दल में थे, फिर वापस राष्ट्रीय जनता दल में आए। ऐसा कोई ओवैसी जी के पार्टी से कोई उम्मीदवार नहीं नया आया है जो बहुत मजबूत हो, कोई नया चेहरा नहीं है। तो ये सब जो है ना वो बेकार के एनालिसिस है। मूल बात है कि आप देखिए वहां क्या क्रॉप होता है, चाय होता है, अनानास होता है, केला होता है, जूट होता है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, उन फसलों से आधारित इंडस्ट्री लगा करके वहां के लोगों की उत्थान तो सिर्फ ओवैसी फैक्टर नहीं है ना, अब तो जनसुराज पार्टी और उनके कैंडिडेट्स का प्रभाव जमीन पर दिख रहा है। ये तो मेरे तमाम सहयोगी आपसे कह रहे हैं। ये मूलभूत जरूरत है और यही मुद्दा पे वहां चुनाव हो रहा है। भाई सिर्फ मैं वही कह रही हूँ ना कि एआईएमआईएम ओवैसी ही आपके लिए चुनौती इस बार नहीं हो रहा है ना, या तो उन्हें अपने साथ ले लेते तो शायद थोड़ी आपके लिए आसान रहा हो जाती। अगर पूजा जी ऐसा होता है कि उनको साथ में लेने से अगर कोई तो एनडीए गठबंधन भी ले, इसमें क्या दिक्कत है? ये हमें उनकी जरूरत नहीं है। बिहार के लोगों को चुनना है। मैं फिर एक बार बोलता हूँ, बिहार के लोगों को बिहार की सरकार चुनना है और बिहार की सरकार ही अगले 5 वर्ष के लिए बिहार की तकदीर तय करेंगे। तो उसमें रोजी रोटी से जुड़े सवाल क्या एआईएम उठा रही है, क्या भाजपा के शीर्ष नेता उठा रहे हैं? मोदी जी 20 वर्ष में वो तो कह रहे हैं कट्टा सरकार नहीं चाहिए, 20 साल पुराना जंगल राज, उसी पर वो खेलते नजर आ रहे हैं। वही मुद्दा जोर शोर से पीएम भी उठाते हैं। पलायन रोकने पे कोई बात नहीं करते हैं। तो मूलभूत आवश्यकताएं जो यहाँ की जनता की है, ये स्वास्थ्य व्यवस्था, ये गिरती हुई जो विधि व्यवस्था है, ये जवाब दीजिए महेश दास, जवाब दीजिए। कोई मुद्दा नहीं है इसलिए बार बार जंगल राज का मुद्दा उठाया जाता है। कट्टा, गोला, गन दूसरे राज्यों के राजधानी पर आधारित है। पटना को महेश दास, चलिए ठीक है उत्पल जी। महेश दास जी, पूजा जी, हमने उत्पल वल्लभ जी को सुना, तो ये ओवैसी के पार्टी तो इनको लेटर लिख रही थी एमओआई के समीकरण के लिए, तो इनको साथ ले लेना चाहिए था, क्यों नहीं ले लिए? अरे भाई, बिहार के जनता इनके छलावे में आने वाली नहीं है। आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं पूजा जी, सासाराम, हम भी गए थे उधर प्रचार करने, खास करके माइनॉरिटी मोहल्ले में। रुक जाइए उत्पल जी, अरे भाई सुन लीजिए, रुक जाइए ना, सुन लीजिए। अब आपने जो सवाल उठाए हैं जवाब भी तो सुनना जरूरी है। बिहार की जनता देखती है। हाँ बोलिए बोलिए महेश जी। तो उसी सासाराम में हम भी माइनॉरिटी मोहल्ले में प्रचार करने गए, तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कह रहे थे कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहिए। अरे उत्पल जी थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए। नहीं ऐसे नहीं चलेगा ना, आप बार बार इंटरवीन करेंगे,